बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो ये सेशन है बेसिकली एक मूट कोर्ट सेशन। मूट कोर्ट क्या चीज़ है कि जब हम एलएलबी के स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं फ्यूचर लाइफ के लिए, तो उसमें हम इनको प्रैक्टिस वगैरह सिखाते हैं कि किस तरह आपने अदालत में जाकर कोई भी केस प्रेजेंट करना है, किस तरह केस को डिफेंड करता है। एक्चुअली इसकी जो स्टेज हमारे जो एलएलबी के सेशन के दौरान होती है वो फाइनल ईयर्स में होती है, कि जिसमें कोई 2 या 3 सेशन, और वो इस किस्म के सेशन के सिर्फ डेमो की हद तक, कि जहाँ पर कुछ बातें बताने के बाद उस चीज़ को क्लोज़ कर दिया जाता है। और ये सारे मामलात के साथ जब मैंने अपना एक एजुकेशनल सेटअप स्टार्ट किया, जिसमें पर्टिकुलरली जुडिशल एकेडमी और इस तरह की तमाम चीज़ें, तो एक बहुत बड़ा गैप मुझे फ़ील हुआ कि क्या वाक़ई 5 साल के अंदर 4 या 5 सेशंस किसी बच्चे की जो तालीमी ज़रूरत और प्रैक्टिस की ज़रूरत, उसको पूरा कर सकते हैं? तो उसका जवाब था कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि एक वकील को अच्छा वकील बनने के लिए 10 से 15 साल चाहिए होते हैं, और वो 10 से 15 साल स्टार्ट कब होते हैं कि जब वो एलएलबी के बाद जाता है, तो फिर अगले 10 या 15 साल और 5 साल उसको चाहिए होते हैं सिर्फ बुनियादी बातों को समझने के लिए, कि जिसमें वो इंडिपेंडेंटली वकालत करने के काबिल हो जाए। 2-3 साल तो जो इनिशियल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होते हैं, कोर्ट्स में जाते हुए, डेट्स लेते हुए और सिर्फ कागजात की तरतीब को समझते हुए गुजर जाते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि बहुत से ऐसे लोग कि जो एलएलबी सिर्फ इसलिए करते हैं कि इसके फ़ौरन बाद एक प्रोफ़ेशन हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, हम जाएँगे और पहले ही दिन अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरीके के साथ हम एक अर्निंग और ऐसी तमाम चीज़ें उनको स्टार्ट कर सकेंगे। लेकिन जब वो फ़ील्ड में जाते हैं, तो इसके बरक्स जब देखते हैं कि इतना एक लॉन्ग ड्यूरेशन उनके सामने है, और वहाँ पर जाकर उनको जब ये अंदाज़ा होता है कि जो 5 साल कॉलेजेस में किया, जो पहले हम पढ़ते रहे, और अगर कहीं पर कोई कॉम्पिटिशन्स इस किस्म के हुए जहाँ पर उनको अदालती प्रैक्टिस सिखाई भी गई, तो वो इतने बेनिफिशियल इसलिए नहीं थे कि उनका कोई ताल्लुक एक्चुअल प्रैक्टिस के साथ नहीं था। तो इन तमाम चीज़ों का हल निकालने के लिए हमने अपने जो एलएलबी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स जिन्होंने लेजेंड्स लॉ कॉलेज में 1 महीना पहले दाखिला लिया, 15 दिन पहले जब हमने उनकी क्लासेस स्टार्ट करना चाही, तो सब लोगों ने ये कहा कि जनाब एट दिस स्टेज इट्स टू अर्ली। ये तो आखिर पे जाके होता है कि जब लोग अपनी वकालत कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद जाकर ये कुछ होता है, तो ये बच्चों को आप इस तरह कैसे लेकर चलेंगे? तो मेरा जवाब एक बड़ा आसान सा था कि मैं इनकी ज़िंदगी के 5 कीमती साल बचाना चाहता हूँ। वो 5 कीमती साल कि जब आप लोग यहाँ से 5 साल के बाद एलएलबी करके निकलें, तो उसके बाद आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, वो स्टार्ट आप लोगों का आज हो। और यहाँ के 5 साल इनफैक्ट ऐसे ही हों कि जैसे आप अदालत में 5 साल के बाद इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के काबिल होते हैं, तो यहाँ से जाने के बाद आपका पहला दिन एक 5 साल वाले वकील के एक्सपीरियंस के बराबर हो। तो इस हवाले से हमारे जो पार्ट 1 के बच्चे थे, इनके साथ हमने एक छोटी-सी एफर्ट की, 10 से 15 दिन। एक सिंपल चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये वकील नहीं है। ये लॉ के कोई वो स्टूडेंट नहीं है कि जो इस फील्ड में 4-5 साल गुज़ार चुके हों। अब इन तमाम बातों को वो लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि जो वकालत कर चुके, जो 4-5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो अगर कंपेयर करेंगे इन लोगों को उस चीज़ के साथ कि जब वो अपनी फील्ड में गए थे, तो उनको क्या आता था। यहाँ पे हमारे लिए ड्रामेटाइज़ करना बहुत आसान था। हम चीज़ों को ड्रामेटाइज़ कर देते, लिखे-लिखाए स्क्रिप्ट दे देते और बच्चों को कहते हैं कि आप आएँ और एक्टिंग करें। मैं इसको एक्टिंग ही कहूँगा कि जहाँ पर कुछ सिखाया ना जाए, सिर्फ आप क्रैमिंग करवाएँ और बच्चों से परफॉर्मेंस दिला दें। ये एक नेचुरल वो बेसिकली प्रोसीडिंग है, मैं इसको परफॉर्मेंस नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें बच्चों ने तमाम फाइल्स खुद तैयार की, उसके अंदर तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो इवन एक यंग लॉयर जिसकी 2 से 3 साल प्रैक्टिस है, वो भी इसके बारे में हमेशा सोचता है कि मैं किस तरह फाइल को बनाऊँ, कैसे डॉक्यूमेंट्स को प्लेस करूँ, जो इसमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए फॉर्म यूज़ होते हैं, मैं किस तरह उन फॉर्म्स को फिलअप करूँ। इन बच्चों ने वो तमाम फॉर्म्स फिलअप किए। उसके बाद जो इसके फर्दर रिटन स्टेटमेंट्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, और हमने इनको फ्री हैंड भी दिया कि आप वक्त के मुताबिक और उस केस की नोयत के मुताबिक कोई भी जो आर्ग्यूमेंट है उसको रीअरेंज करना चाहें तो आप करें, ताकि एक नेचुरल जो एक प्रोसीडिंग है वो हम दिखा सके लोगों को, ना कि एक लिखा लिखाया ड्रामा।
इसलिए मैक्सिमम चीज़ आप देखेंगे कि वो बच्चे जो यहाँ पर आएंगे वो अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारी कोशिश यही है, और हर वो बंदा नो डाउट क्रिटिक्स होने चाहिए, लेकिन उससे पहले ये सब ज़रूर सोचिएगा, ये खासतौर पे मेरे जो ऑनलाइन हमारे व्यूअर्स होते हैं, जब वो ये चीज़ देखते हैं तो उनके लिए कि वो ये चीज़ देखिएंगे कि इनको अभी फील्ड में आए 15 दिन हुए हैं, इनकी अभी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट नहीं हुई। तो ये ज़रूर सोचिएगा कि जब इंशाल्लाह ये लोग 5 साल अपने मुकम्मल करेंगे तो इनका जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है वो क्या होगा और कितने इफेक्टिवली। और इसके एक जो एक सेशंस का एक और बेसिक मकसद, हम सब लोग अपने जो जुडिशल सिस्टम है उसके हवाले से परेशान ज़रूर हैं, लेकिन मायूस नहीं है। परेशानी क्या है कि एक बहुत प्रोटेक्टेड लीगल सिस्टम है हमारा, जहां पर एक सिंपल सा केस उसको कंप्लीट करने में हमें ना चाहते हुए भी कई साल लग जाते हैं। 5 से 10 साल में जाकर हमारा एक केस कंप्लीट होता है। लेकिन प्रोसीजर्स इसके बरक्स हैं, जो ये कहते हैं कि जी 5 से 6 महीने में फैमिली सूट को कंक्लूड हो जाना चाहिए। वो होता क्यों नहीं है? क्योंकि अदालतों में जब हम जाते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि जी इधर तो ऐसा ही चल रहा है। वो ऐसा ही क्यों चलता है? क्योंकि आने वाला हर शख्स ऐसे ही चलाने वाले से सीखता है और ऐसे ही चीजों को आगे चला देता है। हम एक चेंज लाना चाहते हैं अपने जुडिशल सिस्टम में, वो इनफैक्ट चेंज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो लॉ कहता है, जो प्रोसीजर्स, जो ड्यूरेशंस लॉ बयान करता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे कोर्ट्स क्या करें, इफेक्टिवली वर्क करें। और अगर कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस प्रिवेल कर भी रही हैं, चाहे वो किसी भी साइड की डिफेक्ट की वजह से हैं, तो वो ख़त्म हो। तो इनके ज़रिए से, इन सेशंस के ज़रिए से, ना सिर्फ हम अपने लॉ के स्टूडेंट्स, हमारे यंग लॉयर्स और इवन हमारे जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उन तक भी हम एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हम ये चाहें कि लोग हमारे जुडिशल सिस्टम पर एतमाद करें, तो हमें प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करना होगा, हमें प्रैक्टिस को छोड़ना होगा अगर वो गलत है तो। इस हवाले से तमाम लाज हमारे जजेस को वाइडर पार्स देते हैं, इनहेरेंट पार्स की सूरत में, कि अगर वो कहीं पर भी मिस यूज ऑफ प्रोसेस देखें तो उसको चेक करने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो यहाँ पर आज एक फैमिली सूट, उसकी प्रोसीडिंग, और ये बड़े शॉर्ट टाइम में, इसकी जो बेसिकली कोई प्री प्लान तैयारी या कोई ऐसा सिलसिला नहीं था, ये 15 डेज का एक छोटा सा हमारा जो आप कह लें कि एक एफर्ट है कि जिसमें हमारे बच्चे केस को पेश करेंगे। इसमें गलतियां भी होंगी, और जो सजेशंस हैं हम वो भी वेलकम करते हैं कि हमारे जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं या हमारे जो सीनियर्स हैं, अगर इसके हवाले से मजीद इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए अगर अपनी सजेशंस देना चाहें, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करना चाहें, तो वो हमारे हर फोरम पर, जो फेसबुक की सूरत में, हमारे यूट्यूब चैनल की सूरत में, हमारे लॉ कॉलेज के पेज की सूरत में मौजूद है, या इवन अगर आप यहाँ पर हमारे कॉलेज में आकर हमारे बच्चों के हवाले से उनको सजेशन देना चाहें, जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं, तो मेरी तरफ से हमेशा आप लोगों को मैं वेलकम कहूँगा, वार्मली वेलकम करूँगा कि आप आएँ और इस जुडिशल सिस्टम की बेहतरी के लिए अपना भी किरदार अदा करें। हम आपको एक प्रॉपर फोरम देने के लिए तैयार हैं। तो आज के केस के हवाले से हमारी जो प्रोसीडिंग है हम उसका आगाज़ करते हैं। जी जनाब, क्या केस है, पेश करें, पता चले। जनाब, मैं प्लेंटिफ के बिहाफ पर कोर्ट में रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये दावा तनसीखी निकाह, नानो नफ़का, सामान जहेज़ और बच्चे की डिलीवरी के अखराजात के बारे में है। जनाब, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का निकाह मोरका 25/3/2017 को हुआ। इस शादी से प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के को एक बेटा प्लेंटिफ नंबर 2 जो कि अभी हयात है वो पैदा हुआ। एट द टाइम ऑफ मैरिज प्लेंटिफ के माँ बाप ने डिफेंडेंट को सामान जहेज़ दिया जो अभी तक डिफेंडेंट ने वापस नहीं किया। चंद माह बाद डिफेंडेंट ने अपनी फैमिली मेम्बर के कहने पर प्लेंटिफ के साथ अपना रवैया तब्दील किया और डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को परेशान करना शुरू कर दिया बिला वजह और इसकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। नवंबर 2017 को डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया। जब डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को घर से निकाला तो वो प्रेग्नेंट थी और उनके बच्चे की पैदाइश प्लेंटिफ के माँ बाप के घर पर हुई और डिफेंडेंट ने इसके अखराजात भी नहीं अदा किए। जब डिफेंडेंट और प्लेंटिफ को घर
जब मोअज़्ज़िज़ीन ने डिफेंडेंट को समझाने की कोशिश की, मगर डिफेंडेंट ने बात सुनने से इनकार कर दिया, और यही वजह थी कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के खिलाफ अब नफ़रत पाल चुकी हैं दिल में। मेरी ऑनरेबल कोर्ट से इस्तदा है कि खुला, नानो नफ़का, जहेज़ सामान, डिलीवरी अखराजात की बाबत दावा हाजा दायर किया है। हस्ब ज़ाब्ता डिफेंडेंट को समन जारी किया जाए। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम साथ साथ, ताकि आप लोगों को बकायदा पता भी चलता जाए, एक कॉमन प्रैक्टिस जो यहाँ पे चलती है वो ये होता है कि दावे के बाद नोटिस जाता है, और फिर वो नोटिस रिपीट होता है, फिर उसके बाद फिक्सेशन, अखबार इश्तिहार, और समटाइम्स यहीं पे जो ये प्रोसीजर है ये इतना प्रोलॉन्ग हो जाता है कि 6 मंथ टू 1 ईयर तक आप यही अखबार इश्तिहार तक, कभी स्ट्राइक हो गई, कभी कोई कौंसल अवेलेबल नहीं है। बट जो लॉ है फैमिली कोर्ट्स के हवाले से, वो 6 मंथ का पीरियड प्रिस्क्राइब करता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ होल ट्रायल। इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट से लेकर जो आपने फाइनली उसको डिसाइड करना है, जजमेंट और डिक्री पास करनी है, उसके लिए 6 मंथ होने चाहिए। लेकिन इस प्रैक्टिस में जो एक आप कह लें कि डिफेक्ट वो ये चल रहा है कि लॉ बहुत क्लियर है कि कोर्ट के पास इख्तियार है कि जब कोई भी दावा जो काबिल समात कोर्ट के सामने पेश हो, तो कोर्ट वहां पर इवन जो फर्स्ट डे ऑर्डर करे वो यही हो कि आप समन्स भी जारी करवाएं, नोटिस भी भेजें, फिक्सेशन भी करवा दें, और उसके बाद जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है वो भी करवाएं, ताकि नेक्स्ट हियरिंग तक इस चीज़ को एक्सपेडाइट किया जा सके। और इवन जो प्रोसीजर है वो ये कहता है कि जब आप नोटिस और समन्स भिजवाएंगे पहली प्रोसीडिंग के बाद, तो प्लेंट अलोंग विद ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, उनकी कॉपी भी साथ भेजी जाएगी, ताकि जो डिफेंडेंट है, एक आप कह लें कि जो एग्जेम्पलरी प्रोसीजर, अगर आइडियल प्रोसीजर हम अडॉप्ट करें तो उसमें बेसिकली ये है कि विद इन 3 डेज जनरली कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप 3 डेज के अंदर अंदर जो अपना जवाब दावा है, जो अपना दावा है, वो आप डिफेंडेंट तक सर्व करवाएं अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द प्लेट, ताकि विद इन 15 डेज जब वो नेक्स्ट हियरिंग के लिए आए तो रिटर्न स्टेटमेंट साथ लेकर आए, और वाकई जो 6 मंथ का एक पीरियड जो लॉ बयान करता है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर जो हमारे नए वकला हजरात हैं, तो उनसे यही कहेंगे कि ऑन द वेरी फर्स्ट हियरिंग कोर्ट से रिक्वेस्ट भी की जा सकती है कि जनाब आप साइमल्टेनियसली, क्योंकि लॉ क्लियर है कि फर्स्ट हियरिंग पे जो आपका समनिंग का प्रोसीजर है वो साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ तमाम जो एक्शंस है वो लिए जा सकते हैं, तो वो लिए जाए। तो लिहाजा उसके अकॉर्डिंग हमारा आज के लिए जो पहला जो हियरिंग है वो इस बात पे क्लोज होता है कि हम एज पर लॉ, जो लॉ एक्चुअली कहता है कि साइमल्टेनियसली आप तमाम प्रोसीडिंग्स और सब कुछ एक साथ, समन्स, नोटिस, पब्लिकेशन, फिक्सेशन, तमाम चीज़ें करवाएं, तो आप ऑर्डर लिखें और इनके बारे में यही सेम हो कि साइमल्टेनियसली नेक्स्ट हियरिंग तक ये सब चीज़ों को यहाँ पे फर्निश करें। ठीक है जी। किरण गुलाम अली। जनाब, मैं प्लेंटिफ की साइड से रिप्रेजेंट करूंगा। अदालत के हुक्म की तामील में टीसीएस और रजिस्ट्री करवा दी गई है, जो कि मैं ये रसीदें पेश करता हूं। बाकी जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी था वो भी हो चुका है और उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो जनाब, कोर्ट के तलबी का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। डिफेंडेंट साइड से मैं यहाँ डिफेंडेंट की साइड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये हमारा पास है। जनाब, मैं इंटरम मेंटेनेंस के हवाले से कुछ गुजारिश पेश करना चाहूँगा कि जनाब प्लेंटिफ का इंटरम मेंटेनेंस फिक्स फरमाया जाए। ये बात बिल्कुल प्रीमेच्योर है। अभी तक मुझे क्लेम की कॉपी फराहम नहीं की गई। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मुझे क्लेम की कॉपी फराहम की जाए। जो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तो समन के साथ आपको सर्व हो चुका है। जनाब, मेरे क्लाइंट ने मुझे आज ही हायर किया है। ये बात मेरे इल्म में नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मुझे क्लेम की कॉपी फराहम की जाए, ताकि नेक्स्ट हियरिंग में अपना जवाब दावा जमा करवा सकूं। ठीक है जी, काफ़ी आपने को दिया दावे के साथ सर, कोर्ट में दे दी गई है सर, उस फाइल के साथ। ठीक है जी, आप इनके साथ किरण बनाम अली।
जनाब ये जवाब दावा है। जनाब मैं इंटरम मेंटेनेंस के हवाले से कुछ गुजारिश पेश करना चाहूँगा कि जनाब प्लेंटिफ का इंटरम मेंटेनेंस फिक्स फरमा दिया जाए। और जनाब डिफेंडेंट एक पेल फैक्ट्री में काम करते हैं जो कि वहाँ पर मैनेजर हैं और उनकी जो सैलरी है वो 60,000 महीना है, जो कि वो दोनों प्लेंटिफ नंबर 1 और नंबर 2 को आसानी से 10,000 पेश कर सकते हैं। तो मैं कोर्ट को गुजारिश करता हूँ कि नाने नक़द 10,000 के हिसाब से फिक्स किया जाए। सर मेरी कोर्ट से ये गुजारिश है कि जो प्लेंटिफ की साइड से मेंटेनेंस के लिए जो भी दावा पेश किया गया है बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे जो डिपेंडेंट हैं वो बिल्कुल एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मगर वो एज अ मैनेजर काम नहीं कर रहे, वो एज अ वर्कर यानी कि एक सपोर्टर काम कर रहे हैं, और उनकी जो माहाना तनख्वाह है वो 30,000 रुपये है। अब जिसमें से वो अपने घर के अखराजात भी पूरे कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर फिक्सेशन करवाई जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ हम 5,000 रुपीज़ पे कर सकते हैं, 10,000 रुपीज़ नहीं पे कर सकते। जनाब 5,000 में तो बच्चे के अखराजात भी पूरे नहीं हो सकते। तो काइंडली मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात को रिजेक्ट किया जाए। यहाँ पर वो तमाम हमारे वकील हज़रात जो फैमिली कोर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो एक कंसेप्ट हम क्लियर कर दें यहाँ पे कि जहाँ तक इंटरम मेंटेनेंस, ये इंटरम रिलीफ, हमारे जितने भी फैमिली कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 इनको एम्पावर करता है तो वो इवन ऑन द फर्स्ट हियरिंग, क्योंकि एक बड़ी बेसिक सी नीड है मेंटेनेंस, इसके बगैर एक सिंगल डे गुजारना भी मुश्किल है। तो कोर्ट्स के पास बहुत वाइड पावर्स हैं कि ऑन द वेरी फर्स्ट हियरिंग भी अगर वो चाहें तो सिंपल, बजाय इसके कि इसके ऊपर बाकायदा आर्ग्यूमेंट्स हो, इस पे आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत है ही नहीं। कोर्ट एक रीजनेबल अमाउंट का ऑर्डर, अगर उसको ऑब्जेक्शन रेज किए जाए तो वो ऑब्जेक्शन इस तरह ओवर रूल किए जा सकते हैं कि हम एक रीजनेबल अमाउंट इसमें इंटरम मेंटेनेंस के तौर पर फिक्स कर रहे हैं। अगर उसमें कोई कमी या बेशी होगी जो एविडेंस की मदद से साबित होगी तो अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो जाएगी इन द फाइनल ऑर्डर। तो ये उनके पास इख्तियार होता है। तो वेरी फर्स्ट हियरिंग पर जब भी आप पर्टिकुलरली प्लेंटिफ साइड से हैं और प्लेंटिफ मेंटेनेंस के लिए आई है तो फाइनल डिसीजन से पहले ऑन द फर्स्ट हियरिंग आप क्लेम कर सकते हैं कि हमें इंटरम मेंटेनेंस, और अगर कोई भी डिफेंडेंट हमारा इंटरम मेंटेनेंस ना दे उसको स्टॉप कर दिए स्टार्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट हियरिंग के लिए जनाब ये मेरी मुद्दइया हैं, ये बिल्कुल भी डिफेंडेंट के साथ रहना नहीं चाहती। बाकी जो भी ऑनरेबल कोर्ट इनसे पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आज की हमारी जो प्रोसीडिंग इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि हमारे जितने भी फैमिली मैटर्स होते हैं उसमें अगर इंटरम मेंटेनेंस को एप्लीकेशन और डिसाइड करने के बाद बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इशू रिकंसिलिएशन प्रोसीजर एक हमारा अडॉप्ट किया जाता है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन सके कि जिसमें प्लेंटिफ डिफेंडेंट आपस में रहना चाहें और वो इस लिटिगेशन प्रोसेस को स्टॉप करना चाहें तो ऐसी सूरत में एक बाय ऑल मीन्स एक मैंडेटरी प्रोविजन के तौर पर एक डेट ऑफ हियरिंग फिक्स की जाती है फॉर रिकंसिलिएशन। तो हमारी आज की जो प्रोसीडिंग है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान रिकंसिलिएशन के लिए है। अगर यहाँ पर रिकंसिलिएशन की सूरत हाल निकल सके, और एक चीज़, एक मैसेज मैं जरिए से सब लोगों को देना चाहूँगा कि कुछ ऐसे मामलात हैं तो इस हवाले से एक छोटा सा पैगाम है कि वो तमाम लोग जो फैमिली प्रैक्टिस करते हैं तो नो डाउट डाइवोर्स की बात करें, तलाक की बात करें तो परमिटेड है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को लाएं ज़ेर बहस कि अल्लाह ताला के नज़दीक जायज़ अमाल में से नापसंदीदा अमाल कौन कौन से हैं, उनमें से तलाक भी है कि जो जायज़ तो है, उस जायज़ के लिए जो शर्त रखी गई वो है कि अगर अल्लाह ताला की हदों को कायम रखना पॉसिबल ना हो तो बेशक अलहदगी अख्तियार की जा सकती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो गलत फहमियों की बुनियाद पर हमारे दरमियान आती हैं, जिसके बाद हमारे जो लोग हैं वो अदालतों की तरफ आते हैं
हाँ, अगर वाकई हालात इस किस्म के हैं, कोई एक ऐसा मिसमैच हो चुका है कि जिसमें आपके पास सेकंड सोल्यूशन नहीं है, तो परमिटेड ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जो इस वेडलॉक के बाद बच्चे पैदा होते हैं, उनके रियल पेरेंट्स के अलावा कोई जितना भी करीबी हो, उनको वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो अफेक्शन, वो केयर नहीं दे सकता। तो कुछ मामलात में हमने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि हम वकील से ज़्यादा क्या हो जाएं, हम वकील से ज़्यादा जो है वो एक मुसलमान और एक इंसान के नाते अपनी एक एफर्ट करें, अपनी एक एफर्ट करें। और वो एफर्ट क्या हो कि अगर हम किसी भी तरह इनको रिकंसाइल कर सके आपस में, तो हम इस मामले को रिकंसाइल करते हैं, हम इनके आपस में सुलह सफाई करवा दें। अगर कोई गुंजाइश बन सकती है, तो यहाँ पर हमारी एज बीइंग लॉयर एफर्ट ये नहीं होनी चाहिए कि जी क्योंकि मैं एक केस के हवाले से यहाँ पर पेश हुआ हूँ, और इस केस में मैं क्योंकि प्लेंटिफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसने कहा है कि खुला, तो एक स्टेप आगे जाकर आपने खुला की बात नहीं करनी, बल्कि आप चाहे प्लेंटिफ के कौंसल हैं, चाहे आप इसलिए भी पेश हो रहे हैं कि आपने यहाँ पर क्या करवाना है, जो आपने एक्चुअल फीस ली है वो किस चीज़ के लिए है, इनकी खुला करवाने के लिए ली है। लेकिन वकील का काम ये नहीं होता कि वो अपने क्लाइंट की फेवर करे, बल्कि देखे कि इंसाफ का तकाजा क्या है। और इंसाफ के तकाजे के साथ साथ मुसलमान हैं हम, कुछ अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जिम्मेदारियां रखी हैं, वो हमने कभी भूलनी नहीं है। वकील होने के बावजूद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम शायद ये समझते हैं कि हमारा जो काम है वो बस क्लाइंट के सही गलत को रिप्रेजेंट करना। लीगल एथिक्स कोड बहुत क्लियर है इसके बारे में कि वकील जो है, जहां पर उसको महसूस हो कि उसका क्लाइंट कुछ गलत है, तो वहां पर वो क्या कर सकता है, वहां पर वो अपने उस क्लाइंट से हटकर अपने जमीर को देखते हुए अगर कोई फैसला करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ऐसे तमाम मामलात में हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अगर कोई रिकंसिलिएशन हो सकती है, तो बजाय इसके कि हम कहें कि नहीं जनाब जो मामला है, हम अपनी भी एक एफर्ट करें कि जहां पर हम बेसिकली प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान सुलह करवाने का जो हमसे कुछ हो सके। और ये एक ऐसी चीज है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब शैतान रिपोर्ट कॉल करता है अपने चेलों की, तो उससे पूछा जाता है कि आप अपने किस चेले से ज्यादा खुश हुए, तो वो अपने उस चेले से ज्यादा खुश होता है जो उस दिन हस्बैंड वाइफ की लड़ाई करवा के आया होता है। तो फिर जो हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई में खुश होने वाले लोग हैं और वो इसको बढ़ाने वाले लोग हैं, तो ताल्लुक कहीं और जुड़ जाएगा। तो हमने ये चीज अपनी जिंदगी के लिए याद रख लें कि हम कुछ भी हैं, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। एज बीइंग मुस्लिम हमारा एक मकसद है, एक पर्पस देकर हमें भेजा गया है। हम वकील हैं, हम यहाँ पर लिटिगेंट्स हैं, वो सारी बातें बाद में हैं। इस्लाम जो हमें सिखाता है हम उसको ना छोड़ सकते हैं और ना हमें उससे हटना चाहिए। तो खैर ये रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग है, इसमें हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए एज बीइंग लॉयर भी, कि हम कोशिश करें कि अगर सुलह सफाई हो तो हो, बजाय इसके कि हम कह के नहीं जनाब हमने तो क्या करना है। जी बेटा क्या कहते हैं आप? मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, हर वक्त मेरी मौत फिक्र थे अपने घर वालों के दबाव में आके इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया मार पीट के। मैं इनसे जब भी प्यार से बात करने की कोशिश करती यहाँ किसी कोई ना कोई बहाना बना देते। मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से निभाने की, लेकिन अब मैं मजीद इनके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे बस खुला चाहिए, मैं बस नहीं रहना चाहती इनके साथ। जी आप क्या कहते हैं? मैं इनके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती और मारपीट नहीं करता, जबकि ये अपने वालिदैन के घर खुद अपनी मर्जी से गई थी अपनी सिस्टर की शादी के लिए। बसाना चाहते हैं आप इन्हें? जी मैं इनको बसाना चाहता हूँ। नहीं मैं नहीं रहना चाहती, मैंने बहुत कोशिश की अंदर से, लेकिन इनसे इनका रवैया वैसा होता है फिर भी बहुत परेशानी से ज़्यादा बुरा पाना लगता है। मुझे बस खुला चाहिए, मैंने नहीं रहना इनके साथ। कोई सूरत हाल को मौका दे दिया जाए आप लोगों को, या क्या कहते हैं आप? जी सर मैं तो जी आप बताएं बीबी, को मौका चाहिए या बस? नहीं मुझे बस खुला चाहिए, मुझे नहीं रहना। ठीक। जो हमारा करंट प्रोसीजर है उसमें खुला की प्रोसीडिंग सिर्फ इतनी ही है एज पर लॉ, कि एक रिकंसिलिएशन होगी, कोई एविडेंस नहीं होगा, एक रिकंसिलिएशन की एफर्ट होगी कोर्ट की तरफ से, और इतनी ही आसानी के साथ इतनी सी बात पर एक वो रिश्ता जिसके लिए इवन हमारे घर में जब कोई बेटी पैदा होती है तो पहले दिन से हम उसके मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि किस तरह हमने इसकी अगली जो लाइफ है उसके लिए इसको अभी से प्रिपेयर करना है। हम उसको कभी जो कोई चीज़ सिखाते हैं, समझाते हैं, तो हमारे जहन में ये नहीं होता वालिदैन के
कि हम इसलिए इसको सिखा रहे हैं कि ये हमारी खिदमत करेगी, बल्कि हम इसको इसलिए सिखा रहे होते हैं कि ये अपने खामद के घर में जब जाए तो वहां पर जाकर अच्छे तरीके के साथ बाइज्जत तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो उसका इख्तिताम इतने एक सादा सी रिकन्सिलिएशन के ऊपर हो जाता है। अब हमारी एफर्ट हो कि हम इस रिकन्सिलिएशन को जिस हद तक हो सके पॉसिबल बनाएं, बट प्रोसीजर ये कहता है कि वेयर द रिकन्सिलिएशन फेल्स खुला ग्रांट कर दी जाती है, और जो रिमेनिंग आपके रिलीफ होते हैं मेंटेनेंस की सूरत में, डावर की सूरत में, डावरी आर्टिकल्स की सूरत में, उसके हवाले से फर्दर एविडेंस कॉल करके केस को प्रोसीड किया जाता है। डेफिनेटली एज पर प्रोसीजर, क्योंकि रिकन्सिलिएशन फेल है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली हम इसमें जो खुला की डिग्री है वो ग्रांट करके इस मामले को क्लोज कर देंगे, और साथ ही क्या करेंगे, इशू फ्रेम करके जो पार्टीज उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हेयरिंग है उस पर आप अपना एविडेंस लेकर आ जाइए। प्लेंटिफ की तरफ से इसके भाई और चचा दूर गवाहान अदालत में पेश हो गए हैं, जिनका आईडी कार्ड है आप लोगों के पास? आईडी कार्ड लेकर जी बताइए, बयान आपका ही है बेटा? जी बयान मेरे ही है, मैं मुदय्यन का भाई हूँ। मैंने जो ये लिखा है, ये दस्तखत वगैरह आपके अपने ही हैं इसके ऊपर? जी कॉपीज प्रोवाइड करें जी इनको? जी मैं कॉपीज प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इनको कॉपीज प्रोवाइड करें तो फिर नेक्स्ट हेयरिंग पे देखते हैं इसके हवाले से। ठीक, जनाब मैं प्लेंटिफ साइड से कुछ सवाल करना चाहती हूँ, तो आप काइंडली हलफ उठवाएं। हेलो कराएंगे मेरे साथ बोले, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ ना कहूँगी। अगर मैं झूठ बोलूँ मेरा अल्लाह मुझसे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलमिया जो हमारे मुआशरे में बहुत बुरी तरह हमारे मुआशरे की जड़ों को खोखला कर रहा है कि ये जो कस्में हैं, जो हलफनामे हैं, ये दर हकीकत इनके जो मतलब हैं वो इनके अल्फाज से बहुत बड़े हैं। ये आपने भी सुना होगा कि जिस तरह कोई भी हमारा गवाह, कोई भी मुद्दई जब अपना कोई दावा पेश करता है तो उसमें बाकायदा तौर पर वो हलफ उठाकर ये कहता है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, और अगर सच के सिवा कुछ भी कहूँ तो पहले खैर इसके अल्फाज ज़्यादा सख्त थे कि मुझ पर अल्लाह का कहर व अज़ाब आए, और उसके बाद उसको अपनी तरफ से बदल के हमने नाराज़गी की तो शायद हमारे नज़दीक अल्लाह की नाराज़गी कुछ नहीं है, तभी हमने कहर व अज़ाब। और अगर कोई पूछे वाकई किसी ऐसे शख्स से, तो मैं कहता हूं कि कहर व अज़ाब से जो अल्लाह की नाराज़गी है वो ज़्यादा सख्त है कि अगर आपसे अल्लाह नाराज़ हो जाए तो पीछे रह क्या जाता है। तो एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जब आपका एक क्लाइंट जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उससे हलफ उठवा रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप हलफ उठवाकर उसको गलत बयान देने की तरगीब दें। एक चीज यहां पे मैं मजीद क्लियर करना चाहूंगा, अल्लाह ताला कुरान पाक में, मेरे ख्याल में हम में से हर बंदा जानता है कि वालदैन के बारे में जो हुक्म है वो क्या है कि हमने वालदैन को उफ नहीं कहना। और आपको हैरानी होगी कि उन वालदैन को जिनको हमने उफ नहीं कहना, उनके बारे में कुरान पाक कहता है कि गवाही दो, चाहे तुम्हारी जात के खिलाफ हो, अहलो अयाल के खिलाफ हो, वालदैन के खिलाफ हो। वालदैन को उफ नहीं कह सकते, बेजारी नहीं है, लेकिन अगर गवाही का मामला हो तो वो अल्लाह का हक है, हमें अपने वालदैन के खिलाफ भी गवाही देनी है। तो यहाँ पे हमारी जो पूरी कोशिश हो वो ये हो कि अगर कोई हमारा क्लाइंट है तो बजाय इसके कि हम उसको ये कहें कि वो उस एविडेंस को मोड़ तोड़ कर बयान करे, उसको हम ये चीज इसका अंदाजा दिलवाएं कि भाई तुम हलफ उठाकर एविडेंस देने जा रहे हो,
और क्योंकि तुमने जो एविडेंस देना है उसमें तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह की नाराजगी अपने सर लेकर तुमने बयान देना है, तो तुम्हारा बयान हमेशा क्या होना चाहिए? एक सच्चा बयान होना चाहिए। वकालत के पेशे के हवाले से अगर हम वकील जो अभी बन चुके हैं, जो बन रहे हैं, अगर कभी ऐसा हो जाए कि हम लोग हर वो केस जो गलत है उसके हवाले से रजिस्ट करना शुरू कर दें, तो शायद माशरे से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। लोग जराइम क्यों करते हैं? वकील साहब संभाल लेंगे। और अगर वकील दीवार बन जाए किसी भी गलत और सही के दरमियान, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अजान आ जाए, हम इसको कंप्लीट करते हैं, पास करें बेटा उसको। जी, तो जो चीज़ आपके साथ मैं जिक्र कर रहा था, कोशिश करिएगा कि जब भी कभी कोई गवाही या कुछ ऐसा मामला हो, तो उसमें ये चीज़ जहन में रखनी है कि गवाही अल्लाह का हुक्म है और इसको छुपाने वाला अल्लाह का गुनहगार। तो जब आप किसी भी कटहरे में खड़े होकर ये हलफ उठा लेते हैं, तो उसके बाद वकील होने के नाते अपने क्लाइंट को भी आपने समझाना है कि ये हलफ लफ्ज़ी नहीं है, इसका हमें जवाब देना होगा। तो उसके मुताबिक एक हक और जो सच बात है, हम उसको कहने वाले अगर बन जाएँ, तो शायद जो हमारे मुआशरे के अंदर अदालती निज़ाम की वजह से बहुत से सवालात उठाए जाते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँ। जी, क्या कहते हैं आप? तो आपने अपनी प्लेट में जिक्र किया है कि डिपेंडेंट बहुत एक अच्छी जो रकम है वो कमाता है और आपको बड़ी आसानी से 10,000 पर मंथली जो है वो मेंटेनेंस के तौर पे दे सकते हैं। तो क्या आप ये बता सकती हैं कि डिपेंडेंट किस फैक्ट्री में काम करते हैं? मुझे इस बारे में नहीं मालूम। अच्छा, अभी नहीं बताया। चलिए सही हो गया। तो ये आप बता सकती हैं, आप उनके साथ रह रही हैं तो आपको पता होगा कि वो उनकी तनख्वाह कितनी है? ये वो रात को देर से घर आते हैं, सुबह भी जल्दी चल जाते हैं। उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया, मुझसे सब बातें चलाते थे, मुझे इस बारे में नहीं मालूम। अच्छा, तो आपने अपनी फ्रेंड के साथ जो डॉरी आर्टिकल्स की एक लिस्ट है वो अटैच की हुई है और उसमें पूरे आर्टिकल्स मेंशन है, उनकी प्राइसेस मेंशन है। तो आप ये बताएं, उसमें आपने वॉशिंग मशीन भी बाकी आर्टिकल्स की तरह मेंशन की हुई है, तो वॉशिंग मशीन किस दुकान से खरीदी थी, किस जगह से खरीदी थी? जी वो मेरे वालदैन ने सब चीज़ें देखी, मुझे इस बारे में नहीं मालूम। सही हो गया। चलिए, आप घर पे रहती हैं, आप टीवी तो देखती ही हैं अपने घर में, और आपके अकॉर्डिंग ये टीवी भी आपको जहेज में दिया गया था, तो उसका कितना साइज होगा? मुझे नहीं मालूम। आपको तो यही नहीं पता कि जहेज में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, बल्कि जहेज में तो आप लोगों ने मेंशन किया टीवी नहीं दिया गया बल्कि एलईडी दिया गया है। तो आप अभी टीवी का ही जवाब दे रही हैं। मैं थोड़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे उनमें फर्क नहीं पता कि दैट्स ऑल। जनाब, मैं अपनी ज़बानी दस्तावेज़ शहादत क्लोज करता हूँ। निकाहनामा और फहरिस्त सामान जो है एग्जीक्यूट कर ली गई। जनाब, ये एफिडेविट जमा। कापियाँ दें ताकि नेक्स्ट हियरिंग पे जो भी आर्गुमेंट वगैरह प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग पे आप उसके लिए क्रॉस के लिए हैं। जनाब, मैं डिफेंडेंट के से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी, पहले मैं आप जो बोलूँगी आप मेरे पीछे दोहराइएगा। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने प्लेंटिफ को 10 नवंबर 2017 में मारपीट के 3 कपड़ों में घर से निकाल दिया? ये बात दुरुस्त नहीं है, बात गलत है। प्लेंटिफ उस वक्त से अपने वालिदैन के साथ रह रही है या अपने अलग घर में रह रही है, कि आपको इसके बारे में कुछ पता है? जी वो अपने वालिदैन के साथ रहती है। आपने दोबारा उनसे ताल्लुक़ करने रब्ता करने की कोशिश की? जी मेरे घर वालों ने, मैंने उनसे ताल्लुक़ करने की कोशिश की। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप पहली कंपनी में फैक्ट्री में बतौर मैनेजर काम कर रहे हैं? नहीं, ये बात गलत है। मैं मैनेजर नहीं। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी माहाना तनख्वाह 60,000 रुपये है? कुछ नहीं है। जनाब, मैं यहाँ अपनी तमाम ज़ुबानी और दस्तावेजी शहादत पहुँच करती हूँ। पे स्लिप्स वगैरह जवाब दावे के साथ एग्जिबिट कर दी गई। ठीक, नेक्स्ट हियरिंग पे फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए हैं आपको। फर्दर जो हमारा प्रोसीजर होता है
कि जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं तो प्लेंटिफ साइड का एविडेंस और फिर उसके बाद डिफेंडेंट साइड का एविडेंस फैमिली कोर्ट की प्रैक्टिस के मुताबिक एफिडेविट यानी कि बयान हल्फी की सूरत में दिया जाता है। अगर अपोजिट साइड किसी पे क्रॉस या जिरा करना चाहे तो कोर्ट उनको अलाउ करता है कि वो क्रॉस कर सकते हैं, और अगर कोई क्रॉस ना करना चाहे तो कोर्ट उसी रिटर्न जो उनका एक एविडेंस एफिडेविट की सूरत में आता है उसी पे रिलाय करते हुए जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स है उसको हेयर अपॉन करता है और अपनी जजमेंट जो है वो पास कर देता है। यहाँ पर एक चीज़ फिर क्लियर कि खुला जो हो चुका वो एक नॉन अपीलेबल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है जिस पे आप अपील नहीं कर सकते। जस्ट वन ग्राउंड ऑफ खुला अपीलेबल है जो जनरली एक ऐसा ग्राउंड है कि वो एजिटेट किया ही नहीं जाता। तो खुला के बाद क्या कोई फिर भी रिकंसिलिएशन की सूरत हाल है या नहीं है? तो इस हमारे सेशन के जरिए से हमारे तमाम व्यूअर्स उनको मैं ये बताता चलूं कि शरई तौर पर खुला इज इक्वल टू वन डाइवोर्स। तो वन डाइवोर्स बेसिकली खुला का जो स्टेटस है वो हमेशा तलाक रजई का रह जाता है कि जिसमें रुजू की गुंजाइश हमेशा होती है। कोई किसी किस्म का हलाला या सेकंड पर्सन के साथ मैरिज की ज़रूरत नहीं होती। आफ्टर खुला इवन जितना भी अरसा गुजर चुका हो, जब वो खुला इफेक्टिव हो जाए और उसकी इफेक्टिवनेस का सर्टिफिकेट भी जारी हो जाए और किसी भी स्टेज पर वो फीमेल ये समझे कि मेरा जो हस्बैंड था वो ठीक था या जो गलत फहमियाँ है वो दूर हो चुकी हों, तो ऐसी सूरत में अगर वो उसके पास वापस जाना चाहे तो एक नए निकाह के साथ जो नए हक महर पे किया जाएगा वो अपने खामिद के पास वापस जा सकती है। क्योंकि ऐसे मौके दो बार हैं कि जिसमें एक बार खुला और फिर उसके बाद रुजू है, फिर दोबारा खुला या अगला तलाक और उसके बाद फिर रुजू है, और दो के बाद जो तीसरी बार है वहां पे गुंजाइश खत्म हो जाएगी, तलाक बाइन हो जाएगी। तो ये खुला के बावजूद आप अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करें कि आल दो अब अगर ऐसे सिनेरियो में आप आ गए कि आपको ये लगता है कि आप आपस में गुजारा नहीं कर सकते, बट आफ्टर सम टाइम अगर कभी आपको कहीं पर ये फील हो कि वो रॉन्ग डिसीजन था तो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, तलाक रजई है खुला, और इसके बाद जब भी आप इसको रुजू में लाना चाहें तो नए निकाह और नए हक महर के साथ रुजू में लाया जा सकता है। तो फाइनल आर्ग्यूमेंट में डेफिनेटली पहले प्लेंटिफ साइड अपने आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड करती है। तो हमारा जो प्लेंटिफ साइड है हम उनका फाइनल आर्ग्यूमेंट भी सुनते हैं। जनाब, क्योंकि आज फाइनल आर्गूमेंट है तो मैं ऑनरेबल कोर्ट के आगे कुछ गुजारिशात पेश करूंगा। जनाब, प्लेंटिफ की शादी डिफेंडेंट से 25 मार्च 2017 को हुई। क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज थी तो दोनों फैमिलीज के बड़ों ने इसे डिसाइड किया। जनाब, इस शादी से अल्लाह ताला ने इन्हें एक बच्चे से नवाजा जो कि प्लेंटिफ नंबर 2 था, जो कि स्टिल प्लेंटिफ नंबर 1 की कस्टडी में है। जनाब, शादी के फ़ौरन बाद रुखसती हुई एंड एट दैट टाइम ऑफ रुखसती मेरी क्लाइंट के वालिदैन ने उन्हें काफ़ी ह्यूज अमाउंट के डोबरी आर्टिकल्स और कुछ तलाई जेवरात दिए जो कि स्टिल डिफेंडेंट के कब्जे में है और उसने देने से इनकार कर दिया। मैं ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करता चलूँ कि शादी के कुछ अरसे तक तो दोनों के आपस के ताल्लुकात काफ़ी खुशगवार रहे, मगर डिफेंडेंट ने अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों की बातों में आके मेरी क्लाइंट से बहुत रूड बिहेव करना शुरू कर दिया। मेरी क्लाइंट ने जब भी उनसे लव एंड अफेक्शन मांगी तो उन्हें बदले में हमेशा स्लेवरी से ट्रीट किया गया और मेरी क्लाइंट को हमेशा जलील करते रहे और ताने देते रहे। मैं ऑनरेबल कोर्ट को बताता चलूँ कि 5 नवंबर 2017 को मेरी क्लाइंट जब प्रेगनेंसी की हालत में थी तो डिफेंडेंट ने उन्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया, और जब वो प्रेगनेंसी की हालत में थी तो वो वहाँ से सीधा अपने वालिदैन के घर गई जहाँ पे उन्होंने प्लेंटिफ नंबर 2 को करीबी अस्पताल में जन्म दिया, और जितने भी डिलीवरी एक्सपेंसेस थे वो सब मेरी क्लाइंट के वालिदैन ने अफोर्ड किए। जनाब, इस सब कुछ होने के बावजूद मेरी क्लाइंट के वालिदैन ने प्लेंटिफ नंबर 2 की ज़िंदगी ताकि आगे सही रहे तो उसके लिए रिकन्सिलेशन के लिए जब डिफेंडेंट के घर में गए तो मेरी क्लाइंट के फैमिली मेम्बर्स के साथ डिफेंडेंट ने बहुत ही बुरा सलूक किया और उन्हें जलील करके घर से निकाल दिया। जनाब, इस सब के बावजूद एज ह्यूमन नेचर मेरी क्लाइंट के दिल में इतनी नफरत पैदा हो गई डिफेंडेंट के लिए कि उन्होंने रिकन्सिलेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, जिस वजह से कोर्ट ने ऑलरेडी खुला ग्रांट कर दी है। जनाब, मुझे आपको ये बताते हुए बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि 5 नवंबर 2017 से लेकर अब तक मेरी क्लाइंट को एक सिंगल पेनी भी नहीं दी गई।
जनाब, अगर मैं आपको बताता चलूँ कि डिफेंडेंट का ताल्लुक एक बहुत मालदार घराने से है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके जो गांव में काफ़ी हवेलियां मवेशी हैं और उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो वो इजीली अफोर्ड कर सकता है 10,000 ईच प्लेंटिफ के लिए। जनाब, मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो कुरान मजीद में ये बहुत वाज़ेह है, सूरह निसा और सूरह अल तलाक में हस्बैंड इस लेडी से जिससे वो अलहदा है बेहतरीन ताल्लुक रखे और उससे प्रॉपरली मेंटेन करे। इवन जब वो डिवोर्स भी देगा तो कुछ ना कुछ दे के देगा। मर्द की तो कुरान मजीद में बहुत अजीम शान है। जिस तरह मेरे मोजिस काउंसिल ने बताया कि जब उन्होंने क्लाइंट को मेरी धक्के मार के नहीं निकाला, वो अपनी मर्जी से जेवर लेके गई है, तो मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पेश करूँगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये वाजे है कि औरत का ताल्लुक जेवरात से बहुत गहरा है, लिहाजा कोई भी औरत अगर घर छोड़ना भी चाहे तो जेवरात नहीं छोड़ती। तो इनका ये क्लेम टोटली गलत है कि वो जेवरात अपने साथ लेकर गई। जनाब, मदैया ने दावा की फेवर में जो PW12 पेश की हैं, उन्होंने मौकफ मदैया की बिल्कुल मुकम्मल हिमायत की है। इवन क्रॉस एग्जामिनेशन में भी इन्होंने इनके DW12 ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ये साबित हो सके कि मेरी क्लाइंट का दावा झूठा है। इवन जनाब, इन्होंने तो हमारी फेवर में बात की है। जनाब, इन हालात में दावा मदैया है वो पूरी तरह से साबित होता है, दावा डिग्री किया जाए। जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में भी? जी, आप गुजारिश है कि डिफेंडेंट साइड की फाइनल आर्ग्यूमेंट नेक्स्ट हियरिंग के लिए मुलतवी कर दी जाए। ठीक, नेक्स्ट। जनाब, प्लेंटिफ ने प्लेंट इंटेंशनली, डेलिबरेटली, मेलाफाइडली और अनक्लीन हैंड से दायर की है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट को तंग करना, हरास करना और सिर्फ कोर्ट का प्रीशियस टाइम ज़ाया करना इसका मकसद है। ये बात भी वाज़ेह रहे कि क्लेम की प्रॉपर वेरिफिकेशन भी नहीं हुई और जहेज़ के सामान की अगर बात की जाए तो जहेज़ का सामान तो प्लेंटिफ साइड से आया ही नहीं। उसकी एक भी विटनेस ये इस चीज़ को प्रूव कर चुका है कि इस बात को वाज़ेह हो चुकी है कि उसको तो ये भी नहीं पता कि सामान्य जहेज़ कहाँ से और किस तरीके से आया, तो सामान्य जहेज़ किस चीज़ का, क्योंकि उनकी अच्छी फाइनेंशियली कंडीशन नहीं थी तो वो ये सारी चीज़ें देने के काबिल ही नहीं थे। उसके ऑपोजिट 5 तोला सोना डिफेंडेंट साइड से गया था प्लेंटिफ को। ये बात भी हम वाज़ा करना चाहूँगी कि डिफरेंट डिफरेंट मौके पे शादी के बाद प्लेंटिफ साइड ने बहुत से पैसे मांगे जिसमें से 2,50,000 भी थे और एक मरतबा 1 लाख भी दिया बोरो करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार मांगने पर भी ये पैसे वापस नहीं किए गए। जनाब, जहाँ तक बात की जाए कि मेंटेनेंस उसकी मेंटेनेंस डिफेंडेंट साइड की, तो ये तो बनती ही नहीं है प्लेंटिफ की, क्योंकि वो खुद गई थी क्योंकि वो खुद ही गई थी ना, और डिफेंडेंट भी थे, वो भी उनके साथ ही गए थे। इवन कि इनका जो एक बेटा था वो भी उनके साथ ही गया था। तो ये इनका कहना बिल्कुल ही गलत है कि मतलब वो उनको हमने 3 कपड़ों में निकाल दिया। जनाब, अगर आप ये वाली जजमेंट देखें 2002 CLC 1450 की है और इसमें ये बात साफ वाज़ेह है कि if a wife on her own is living apart from her husband and is not willing to live with him at any cost, she is not entitled to maintenance। तो जनाब, प्लेंटिव साइड का तो मेंटेनेंस बनती ही नहीं है, लेकिन जहाँ तक बच्चे की मेंटेनेंस की बात है तो वो 5,000 दी जाए, क्योंकि इन लोगों ने ये बात सामने वाजे की है कि ये 60,000 कमाता है एक फैक्ट्री में, जबकि ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो मैनेजर के तौर पे काम नहीं करता, एक आम सी फैक्ट्री में हेल्पर वर्कर है और उसकी फैमिली में है जिसमें माँ बाप हैं और 2 बहन भाई हैं जो भी अनमैरिड है, तो लिहाजा वो इतना दे ही नहीं सकता। अगर देगा भी वो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 देने के काबिल है। जहाँ प्लेंटिफ और प्लेंटिफ के गवाहान के गवाहान भी दावे को साबित करने में नाकाम रहे हैं।
बल्कि प्लेंटिफ ने गवाहान को भी झूठ बोलने पर मजबूर किया है। गवाहान बजाय प्लेंटिफ के मौक़िफ़ की तायद करते हैं। अगर उनकी शहादतें और क्रॉस देखा जाए तो वो पूरी तरह से डिफेंडेंट के मौक़िफ़ की तायद करते हैं। और मेरे जो गवाहान हैं उन्होंने पूरे तरीके से ये बात साबित की है कि ये दावा झूठा है, लिहाजा इस दावे को खारिज किया जाए। अच्छा, एक बात बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते मेरी मसरूफियत कुछ ज़्यादा थी, तो मैंने, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, आमिर साहब, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं आजकल कुछ मसरूफियात ऐसी हैं जो आप लोग जानते भी हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप जो मेरे, तो मुझे ना थोड़ा सा डांटा भी सही कि यार ये 2-3 दिनों में क्या होता है। मैंने कहा पहली बात है मुझे आप पर यकीन है, और दूसरी बात है कि मुझे अपने बच्चों पर 100% यकीन है कि अगर हम इन पे मेहनत करें तो ये ऐसे बच्चे हैं कि जो इंशाल्लाह हमें वो रिजल्ट देंगे जो हम चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा होगा। और आप अगर इस वक्त मुझसे कोई पूछें तो मैं दिल से इन बच्चों के लिए खुश हूँ। मुझे वाकई नहीं उम्मीद थी कि ये 2 या 3 दिन की एक जो फाइनल एफर्ट, क्योंकि पिछला हफ्ता हम इस सेशन को चलाते रहे, सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स बनाते रहे, हम इस चीज़ को कोई ड्रामाटाइज से हटाकर कोई प्रैक्टिकल एक नॉलेज का एक सिलसिला स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो उसमें मसरूफ थे। तो मैंने इनफैक्ट इनके जो ये प्रॉपर आज आर्ग्यूमेंट पहली बार यहाँ पे सुने, और मैं वाकई दिल से खुश हूँ इन बच्चों के लिए। और अगर मैं अपने आप को रख लूँ कि जब मेरी वो पहली अपीयरेंस, मुझे आज भी याद है कि मैं इस्लामाबाद में था, तो बड़े भाई की मुझे कॉल आई कि जी वो औकाफ का कोई केस है, तो आपने वहां पर जाकर सिर्फ इतना बताना है कि वकील साहब आज लाहौर में मसरूफ हैं और वो नहीं आ सकते। तो मैं गया बताने के लिए, तो मुझसे बताया नहीं गया। और जो वकील हैं उनको पता है कि जब पहली बार कभी हम जाते हैं तो हमसे इवन इतनी बात भी अदालत में जाकर नहीं होती, और ये कहना भी मुश्किल हो जाता है, जुबान भारी हो जाती है कि मैं जब शायद वो उसको दोहराने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह का था कि वकील साहब और वो, या तो उन्होंने कह दिया कि नहीं आ रहे ना, मैंने कहा हाँ हाँ नहीं आ रहे। तो उसको अगर मैं सामने रखूं और आज इन बच्चों को मैं देखूं कि जिस तरह माशाल्लाह एक बेहतरीन तरीके से इन बच्चों ने एक आपको एक जो एक साथ साथ हमारा जो मैसेज है वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो ये पहला हमारा भी आगाज है। इंशाल्लाह आगे जब हम इस चीज को लेकर चलेंगे तो हमारा जो मकसद है वो कोई रिफॉर्मेशन लाना इन द जुडिशियल फील्ड। तो सबसे पहले तो मैं आमिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी एक तो बहुत कीमती टाइम और बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो है वो मैनेज किया उसको, और फिर जितने अच्छे अंदाज में 2 से 3 दिनों में, तो अभी हम इनको मेरे ख्याल में क्या करेंगे, बार बार तंग करते रहेंगे ताकि हमारा जो ये सिलसिला है ये बेहतर तरीके से चलता रहे। कुछ हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं साथ ही हमारे जो है जैदी साहब एडिशनल डायरेक्टर हैं ये सिविल सर्विसेज एकेडमी में, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ हमारे जो जज्बात हैं अपने बच्चों के बारे में, तो अभी हम